गुड मॉर्निंग, मैं पवन शर्मा गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दो लाइनें मैं आप लोगों के लिए बोल दूं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। हार जाए जो मुश्किलों से वो इंसान नहीं होता। अरे बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, हार जाए जो मुश्किलों से वो इंसान नहीं होता। पड़ती नहीं हथौड़े की चोट जब तक पत्थर पर, अरे दोस्तों वो पत्थर भी भगवान नहीं होता। उसी संदर्भ में आपकी ऑनलाइन तैयारी को आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना। उन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में दस्तक दे चुके हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कमेंट्स में आप उनके आंसर डालें और देखते हैं आप कितनी जल्दी उनका सॉल्यूशन कर पाते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा है आपके सामने कि निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। आपके सामने चारों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शंस देखिए और फटाफट से आंसर डालिए। हाँ देखिए कमेंट आने लग गए हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही आंसर डाल रहे हैं। हाँ रितिका तुम्हारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपकी क्वेश्चन की जो स्किल है वो थोड़ी सी धीमी है। ध्यान से देखिए, निम्न में से परिमेय संख्या, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि मैंने आपको परिमेय संख्या की पहचान क्या बताई थी। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आराम से देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है √4। अगर आपको पता है कि 4 का वर्गमूल ले दोस्तों, तो 4 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है? 2, जो प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे 2 प्लस का हो या 2 माइनस का हो, दोनों स्थितियों में 2 क्या है? पूर्णांक है। और 2 के बटे में क्या आ गया? 1, यानी P/Q के रूप में संख्या बन रही है, तो इसका मतलब ये संख्या परिमेय है। फिर दूसरा ऑप्शन हमने देखा -2। क्या मैं -2 को -2/1 लिख सकता हूं? तो आपका जवाब होगा हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये संख्या भी P/Q के रूप में है। 0.3 बार, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि बार वाली संख्या, ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत का मतलब इसमें पॉइंट के बाद भाग रुका नहीं है, और आवर्ती का मतलब 3 की आवर्ती बार बार हो रही है, यानी कि ये है 0.333 ... कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जा रहा है। तो क्या आप इसे भिन्न में बदल सकते हैं? तो हाँ, मैंने आपको बताया था इसको भिन्न में बदलना, कि पॉइंट के बाद वाली संख्या 3 लिख लेंगे और जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है बट्टे में उतने ही 9 लगाने हैं। जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है बट्टे में उतने ही 9 लगाने हैं। आराम से यहां पे ध्यान दीजिए, बट्टे में कितनी बार 9 लिखोगे? 1, और इसकी भिन्न क्या बन गई? 1/3। क्या ये भी P/Q के रूप में है? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो यहां से आंसर क्लियर हो गया कि ये भी P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में, और ये भी P/Q के रूप में। तो इसका मतलब ये तीनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझ में आई ये बात? अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पिछला वीडियो देखें, परिमेय संख्याओं की परिभाषा और परिमेय संख्याओं के जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं उनको गौर कीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल आपकी समझदारी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें कोई टिपिकलनेस हो, लेकिन बच्चे थोड़ा सा क्या है वहां पे घबरा जाते हैं। और आपको पता है कि काम और लाम, अर्थात मारवाड़ी में एक कहावत है कि काम और लाम का बैरवच है, यानी अगर आपको काम करना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी से काम गलत हो सकता है या बिगड़ सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन था आपका, जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि 22/7 व पाई में अधिकतम कौन है? अधिकतम कौन है? यहां पे ऑप्शन दे रखा था आपको 22/7, दूसरा दे रखा था आपको पाई, तीसरा दे रखा था दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रखा था नन ऑफ दिस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था, गौर कीजिएगा। क्या 22/7 P/Q के रूप में है? तो आप बोलेंगे हाँ है। तो इसका मतलब दोस्तों ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं पाई की, तो मैंने आपको बताया था कि पाई का निर्धारित मान ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं है।
तो पाई का हम निकालते हैं लगभग मान, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको याद हो तो पाई का जो लगभग मान निकाला गया है वो होता है 3.14159 डॉट 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 के लगभग। और अगर मैं बात करूं 22/7 की, तो 22 में अगर आप 7 का भाग दें तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 3.14285 डॉट डॉट डॉट, फिर रिपीटेशन चलता है इसमें, यानी इसमें पॉइंट के बाद वाली इन पांचों संख्याओं की क्या होती रहती है, आवृत्ति होती रहती है। अब बच्चे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंपैरिजन कीजिए, 3 इक्वल है कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 1 इक्वल है, 4 इक्वल है, फिर इसके बाद यहां पे वैल्यू कितनी आई 2, जबकि यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो पॉइंट के बाद तीसरी वैल्यू 22/7 में ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब पाई की तुलना में अधिकतम मान किसका होगा, 22/7 का। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 22/7 होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनसे आप अपनी स्किल को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्या होता है क्वेश्चंस तो टच हो जाते हैं, बच्चों को परिभाषाएं भी याद रहती हैं, डेफिनेशंस भी याद रहती हैं, लेकिन क्वेश्चंस में उन डेफिनेशंस को अप्लाई करना थोड़ा सा समझदारी वाला काम है। तो क्रिएटिविटी बनाए रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पिछली दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में टच हुआ था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट से। 3.141 इज अप्रॉक्स का मतलब लगभग बराबर है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। यहां पे आपको पहला ऑप्शन दिया था, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने 7/22, सेकंड ऑप्शन था पाई, थर्ड ऑप्शन था 7/2 और फोर्थ ऑप्शन था आपका पाई/2। हल करने वाला क्वेश्चन नहीं है, देखते ही खत्म। हाँ बिल्कुल, कल्पना ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। हाँ कमेंट करते रहिए फटाफट से, जल्दी से कमेंट चाहिए मुझे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 2 सेकंड, आराम से गौर कीजिएगा। 7/22 की वैल्यू 1 से भी कम होती है, 7/22 की वैल्यू तो 1 से भी कम होती है, जबकि यहां पर वैल्यू कितनी दे रखी है 3.1414। 7/2 की वैल्यू स्पष्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि 7/2 का मतलब 3.5 होगा। 7/2 का मतलब कितना होगा दोस्तों, 3.5। अगर मैं यहां पे चर्चा करूं, अब बचा हमारे पास पाई और पाई/2। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तुरंत बता देते हैं कि पाई की वैल्यू, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पाई की वैल्यू लिखवाई थी 3.14159। क्या देखने में ये वैल्यू इसके इक्वल लग रही है लगभग? अरे लग रही है क्या? तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर बात है कि आपके थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, पाई होगा। बिल्कुल, हाँ सुरेंद्र बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ पवन मीणा बिल्कुल, आपका भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी तरह कमेंट करते रहें। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाली एग्जाम्स में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी तरह बने रहिए, सुस्त नहीं होना है, बिल्कुल भी बिल्कुल सुस्त नहीं होना है। क्वेश्चंस भरमार हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ने का मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार पहली बार अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। अब तक केवल अर्थमेटिक बेची जा रही थी, पढ़ाई नहीं जा रही थी। अर्थमेटिक सिर्फ बेची जा रही थी दोस्तों, पढ़ाई तो अब जा रही है। आराम से ध्यान से देखिएगा। कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी? मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे। हां बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है। फर्स्ट ध्यान से, √4, √9, √16 और एक ऑप्शन दे दिया आपको 22/7। कौन सी परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी दोस्तों? बिल्कुल अपना विवेक लगाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट आने चालू हो गए हैं। हाँ पहला बिल्कुल सुरेंद्र सही है तुम्हारा, शाबाश।
रितिका, हाँ पूजा, तुम्हारा भी सही है, वेरी गुड, इसी तरह शाबाश, बहुत ही अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, यहां पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सारी परिमेय संख्याएं हैं, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है। 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 9 का रूट कितना होगा 3, 16 का कितना होगा 4, और इन सबको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना, अरे घबरा क्यों रहे हो, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे देखिए रूट 4 यानी दोस्तों 2 बटे 1, 9 का रूट 3 बटे 1, 16 का रूट 4 बटे 1, और ये कितना है दोस्तों 22 बटे 7। आराम से 2 बटे 1 की वैल्यू 2, 3 बटे 1 की वैल्यू 3, 4 बटे 1 की वैल्यू 4, दोस्तों 22 बटे 7 की वैल्यू मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको, अभी हमने कैलकुलेशन की थी 3.1428 डॉट 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 अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में मान होता है 22 बटे 7 का। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका आंसर होगा सबसे बड़ी संख्या 4, यानी आपका आंसर कितना होने वाला है रूट 16, यानी सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी रूट 16। समझ आ रही है मेरी बात, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको पहली बार देखने के लिए मिलेंगी हमारे YouTube चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, जिनको नहीं क्लियर हो रहा है वो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, सेव कर लेंगे वीडियो को और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 3.6 बार है। पहला ऑप्शन अपरिमेय संख्या, सेकेंड ऑप्शन परिमेय संख्या, थर्ड ऑप्शन पूर्ण संख्या, और फोर्थ ऑप्शन अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ सही है राकेश, बिल्कुल तुम्हारा आंसर सही है, सुनील ने भी सही आंसर दिया, बिल्कुल कमेंट डालते रहिए, बने रहिए इसी तरह लगन के साथ। हाँ कुछ बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार सिलेक्शन लेके ही छोड़ेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि कोरोना के इस खाली समय में आप लोग उस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी दक्षता अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों का ये उत्साह देखकर। 3.6 बार कैसी संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, पूर्ण संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था आयोटा, आयोटा यानी ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं, ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं अवास्तविक। तो क्या ये ऋणात्मक वर्गमूल संख्या है, तो आपका जवाब होगा नहीं, तो इसका मतलब ये अवास्तविक संख्या तो नहीं है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि संख्या का नेचर होता है, संख्या जो शुरू होती है हमारी वो अंकों से शुरू होती है, और अंक आपको पता है हमारे अंक शुरू कहां से होते हैं 0 से। कहां से शुरू होते हैं 0 से, और मैक्सिमम जाते कहां तक है 9 तक। तो अगर मैं यहां पर बात करूं पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक आने वाले जितने भी अंक हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। समझ रहे मेरी बात को। तो अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं तो यहां पर 0 से लेकर अनंत के बीच में आने वाले अंकों में से ये अंक पूरे नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या भी नहीं है। अब आ जाइए, बात आई परिमेय और अपरिमेय की। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या बार वाली संख्या को आप भिन्न में बदल सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देने पे आपको याद आएगा कि बिल्कुल बार वाली संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, सिर्फ इतना सा करना है, जैसे 3 आपको दे रखा है तो 3 का तो 3 लिख देंगे, पॉइंट के बाद आपको 6 दे रखा है तो आप 6 का 6 लिख दीजिए। और कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है दोस्तों, एक संख्या पर, तो जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है उतने ही बटे में क्या लगाते हैं, यहां पर 9 लगा देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सही 6 बटे 9। अगर आप इसे काटना चाहें तो आराम से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, यानी आपकी भिन्न बन जाएगी 3 तिये 9 और 2 11 बटे 3। और क्या ये p बटे q के रूप में आ गया, तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या।
उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और मैं आपके लिए और भी कई सारे एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगा, लेकिन एक बार आप इन एग्जाम्पल्स को रिपीट करें, परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस करें, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूं इन एग्जाम्पल्स के बाद। आज की क्लास में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांकों के बारे में हम जानकारी लेंगे दोस्तों। देखिए, पूर्णांक अगर परिभाषित किया जाए तो पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्णांक के अंतर्गत। ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्णांक के अंतर्गत। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, अरे मनोज कहाँ हो? लाइव? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लाइव बने रहना है, बिल्कुल सोना नहीं है, एनर्जेटिक होकर। अगर मैं पूर्णांक को बांटू तो पूर्णांक को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक और एक होंगे आपके धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक आप समझते हैं -1, -2, -3 डॉट 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 डॉट। और अगर धनात्मक पूर्णांकों की बात करूं तो 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। समझ रहे हैं? बिल्कुल। खुशी के दिमाग में एक बात आ रही है, कमेंट किया है खुशी ने, सर कुछ छूट गया है। बिल्कुल छूट रहा है बच्चा, देखिए ध्यान से क्या छूटा है यहाँ पे। अगर आप गौर करें, धनात्मक पूर्णांक भी आ गए, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए, पर इस परिवार में एक सदस्य ऐसा है जो न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ना वो सही के साथ है ना वो गलत के साथ है। वो बेचारा तो अपनी ही तन्हाइयों में खुश रहता है। और पूर्णांकों का वो सदस्य कौन सा है दोस्तों? वो सदस्य है कौन? 0। ये ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां से मैं अगर आपसे एक बात और क्लियर करूं, जैसे आपसे कह दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, आपसे कह दिया गया अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, ध्यान से समझना, अऋणात्मक पूर्णांक। हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे इस बात को। उपसर्ग लगा है, जब किसी के साथ लग जाता है तो वहां पर नकारात्मक अर्थ देता है। अऋणात्मक यानी ऐसे पूर्णांक जो अऋणात्मक यानी ऋणात्मक ना हो। तो अपना विवेक लगाइए, जो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होंगे, जो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं होंगे दोस्तों, वो कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। अरे कैसे होंगे? धनात्मक। बने रहिए बिल्कुल सुरेश, हाँ हाँ कमेंट करते रहो बच्चा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहना है, सीखना है, पूरी लगन के साथ जोश के साथ रहना है। समझ गए कि आए कोरोना के बाद जैसे ही कंपटीशन एग्जाम लगता है फाड़ के रख देना है हमें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो वही अऋणात्मक पूर्णांक यानी ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। तो सीधी सी बात है यार, जो ऋणात्मक नहीं है वो कैसे होंगे? धनात्मक। तो आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। लेकिन फिर वही बात यहां पे, हाँ हाँ पूजा, बिल्कुल बिल्कुल पूजा कमेंट कर रही है। मैंने अभी आपको बताया था अऋणात्मक, भाई ये ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये अऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो इसका मतलब अऋणात्मक पूर्णांक जब आप लिखेंगे तो उनमें आपको किसको शामिल करना पड़ेगा? 0 को। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यानी ये अऋणात्मक भी है और अधनात्मक भी है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील सही है, बिल्कुल तुम्हारा सही है, शाबाश। इसी तरह अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अधनात्मक पूर्णांक बताइए, अधनात्मक पूर्णांक बताइए, अधनात्मक पूर्णांक, तो फिर वही बात आ गई। अब मुझे बताइए, अऋणात्मक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, अधनात्मक का मतलब जो धनात्मक ना हो। तो अगर जो धनात्मक नहीं होंगे तो वो कैसे होंगे? ऋणात्मक। यानी आपके अधनात्मक जो पूर्णांक आप लिखेंगे वो लिखेंगे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट।
लिखेंगे। लेकिन फिर बिल्कुल बिल्कुल अब की बार सोनू ने कमेंट किया है, वेरी गुड सोनू बेटा, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, पढ़ने लगे हो, वेरी गुड। अरे हम गणित सिखाते हैं बच्चों, गणित सिखाते हैं। बिल्कुल सोनू, वेरी गुड, बहुत, आई एम प्राउड ऑफ यू यार, बहुत अच्छा कमेंट मारा तुमने। बिल्कुल यहां पे आपको किसको शामिल करना पड़ेगा? जीरो को शामिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो इसका मतलब जो जीरो है वो अऋणात्मक भी है और अधनात्मक भी है। इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। पूर्णांक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और जो आपका तीसरा था वो था जीरो पूर्णांक कह सकते हैं, या आप इसको न्यूट्रल पूर्णांक भी कह सकते हैं, यानी उदासीन पूर्णांक भी कह सकते हैं। क्लियर है दोस्तों बात? इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो एक छोटी सी बात और आती है, यहां पर गौर कीजिएगा मेरी बात को, क्लीन कर रहा हूं मैं बोर्ड को। इसके बाद अगर एक छोटी सी बात और करें, अपन पूर्णांकों को भाजकता के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सम पूर्णांक और एक होंगे आपके विषम पूर्णांक। सभी ने पढ़ रखा है, ये भी बहुत पॉपुलर बातें हैं इसमें भी। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, दोस्तों ध्यान से गौर कीजिएगा। ये बात तीसरी क्लास में गोपाल जी सर ने बताई थी हमें। गोपाल जी सर बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, हमारे अध्यापक थे, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे वो हमें मैथमेटिक्स, उंगलियों पर सिखा देते थे हमें। जैसे गिनतियां भी हमें इस तरह से सिखाई गई थी कि एक था राजा का बेटा, 2 दिन से था भूखा लेटा, 3 महात्मा देखा लाए, 4 दवा की पुड़िया लाए। समझ गए? इस तरह की गिनती सिखाई जाती थी, यानी क्रिएटिव स्टडी थी उस टाइम पे। आजकल क्या होता है, आजकल टीचर किताब में से पढ़ के आ जाते हैं, बोर्ड पे उतार जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लगाते नहीं है। इसीलिए आज शिक्षा का स्तर रेगुलर नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि कंपटीशन में सिलेक्ट होना है तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज करना है। अरे दोस्तों, किताबें पढ़ने से कोई महान नहीं होता, किताबों के तरीके अपनाने से कोई महान नहीं होता। अगर इतिहास बनाना है तो लीक से हटकर चलना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी की कॉपी करने से आप किसी स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल की वैल्यू फोटोकॉपी से ज्यादा होती है। तो कॉपी नहीं करनी है, ध्यान से समझना है। तो गोपाल जी सर ने हमें क्या बताया था बचपन में? गोपाल जी सर ने हमें बताया था दोस्तों कि सम पूर्णांक वे होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, यानी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, ऐसे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? सम पूर्णांक। ठीक है, अब कई बार हम पूछ लेते हैं, हाँ सुनील कमेंट कर रहा है, वेरी गुड, शाबाश सुनील, हाँ ठीक है। सोनू तुम भी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बचपन में हमने पढ़ा था, लेकिन उस वक्त क्या, हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, आपको पता ही है, मासूम होते हैं बच्चे, मन के सच्चे। ठीक है, उस वक्त उनके मन में पाप भी नहीं होता। तो जब गुरुजी ने बताया कि सम पूर्णांक कौन से होते हैं जो 2 से विभाजित होते हैं, तो हमारे साथ एक बच्ची पढ़ती थी, विमला देवी। तो विमला देवी से जब अध्यापक ने ये पूछा, बेटा विषम पूर्णांक क्या होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये साइकोलॉजी चल रही थी कि 2 से कटने वाले सम होते हैं, तो जो 3 से कट जाएंगे वो विषम हो जाएंगे। तो बेचारी विमला ने जवाब दे दिया कि सर विषम पूर्णांक वो होते हैं जो 3 से कट जाते हैं। अब बताइए, क्या आप विमला बनना चाहेंगे? आपका जवाब हुआ नहीं, हम विमला नहीं बनेंगे दोस्तों। सीधा सिंपल, जब आपको किसी भी तथ्य का एक पहलू बता दिया जाए तो कंपटीशन ये कहता है कि दूसरा पहलू आपके दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके भैया की शादी हुई है, तो आप दिमाग नहीं लगाएंगे कि लड़के से हुई है या लड़की से, क्योंकि भैया जब शादी करते हैं तो घर में भाभी आती है। ठीक है, तो दिमाग, ये क्रिएटिविटी होती है। एक तथ्य आपको पता लग गया कि बहन की शादी हुई है, तो कंफर्म है यार, बहन की शादी होगी तो जीजा जी घर पे आएंगे। ऐसा नहीं कि बहन की शादी में कोई बहन ही और आ जाएगी हमारे घर में, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है कि सम पूर्णांक कौन से होते हैं दोस्तों? वे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विषम पूर्णांक कौन से होंगे, तो आपका जवाब सीधा सा होगा, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? विषम पूर्णांक। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर मैं आपसे सम पूर्णांक के एग्जांपल पूछूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -4, -2, -6, 8, 10, 12 लिख सकते हैं। ये सारे जितने भी पूर्णांक हैं सब 2 से विभाजित होने वाले हैं। फिर यहां पे बात आई, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि 2 से विभाजित ना होने वाले, तो आपका जवाब होगा 1 होगा।
क्योंकि 1 में 2 का भाग नहीं जाता। फिर मैं आपसे बोलूं 3 नहीं जाता, फिर मैं बोलूं -5 नहीं जाता, -7 में भी 2 का भाग नहीं जाता। तो ये किस तरह के पूर्णांक है? विषम पूर्णांक। अब यहां पर भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है अंजलि, सही है तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। एक चीज यहां पर मिस हो रही है, बिल्कुल हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, यहां पे मिस हुआ है कौन? 0। अब इस 0 के मामले में कई बार संदेह रहता है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो दोस्तों इस बात को मैं क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात को, आराम से ठंडे दिमाग से मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एक बार ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आराम से समझिए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लूं मैं। जैसे गौर कीजिएगा, मैं आपसे पूछूं 2 कैसी संख्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 सम संख्या है। फिर मैंने यहां पे लिखा 6 लिख दिया, 6 भी कैसी संख्या है? सम संख्या। अगर मैं इनका टोटल करूं दोस्तों कितना आया? 8। ये भी कैसी संख्या आई? सम संख्या आ रही है। फिर मैंने यहां पे लिखा 3 कैसी संख्या है? विषम संख्या। फिर मैंने लिखा 7, ये भी कैसी संख्या है? विषम संख्या। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना आया? 10। कैसी संख्या प्राप्त हुई? सम संख्या। अगर मैं यहां पर लिखूं 3 दोस्तों कैसी संख्या है? विषम। फिर मैंने यहां पे लिख दिया मान लीजिए 8 कैसी संख्या है? सम। और टोटल आया आपका 11, 11 कैसी संख्या है? विषम। ये 3 बातें मैंने आपके सामने क्यों लिखी है वो बात आपको यहां से क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल आराम से समझिएगा इस बात को। देखिए ध्यान से समझिए, अगर 2 सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका जो टोटल आता है वो कैसा आता है? सम। सैद्धांतिक बात है ये, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि अगर आप 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा? सम। अगर आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी टोटल क्या आएगा? सम। तो भी टोटल क्या आएगा? सम। अगर आप एक विषम और एक सम संख्या को जोड़ते हैं तो टोटल कैसा आएगा? विषम। कंफर्म, ये सैद्धांतिक बात है, यानी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज, गौर कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने 0 को एक बार सम संख्या मान लिया, माना है मैंने, ठीक है। अब इसमें मैं कोई दूसरी सम संख्या जोड़ देता हूं, जैसे मैंने 4 जोड़ दिया, तो इसका आंसर कितना है दोस्तों? 4। क्या सम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी 4 सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है, सेट हो गया। ये 4 सम थी, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब 0 क्या सिद्ध होती है? सम संख्या सिद्ध होती है। चलो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। यहां पे सपोज मान लीजिए मैंने 0 को विषम संख्या मान लिया, मैंने 0 को विषम मान लिया। अब मैं यहां पर दूसरी विषम संख्या लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया 5। अब अगर मैं 0 और 5 को जोड़ू दोस्तों, गौर कीजिएगा, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 5। क्या 5 सम संख्या आ रही है? 5 सम संख्या नहीं है दोस्तों, कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जबकि हमने पढ़ा था कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? सम आएगा। क्या आएगा? सम। तो इसका मतलब यहां पर अगर 0 को विषम संख्या मानता हूं, 5 को भी विषम मानता हूं, इनको ऐड करता हूं तो 5 विषम आ रहा है। इसका मतलब ये सिद्धांत यहां पे लागू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 0 विषम संख्या तो नहीं है, 0 विषम संख्या तो नहीं है। फिर मैं अप्लाई करता हूं यहां पे, सपोज मान लीजिए, अगर मैं मान लीजिए 0 को यहां पे फिर से विषम मान लो, सम संख्या मैंने ले ली कितनी? 8। 0 को मैंने विषम माना, 8 सम संख्या है, प्रोडक्ट कितना आया? 8। आना चाहिए था विषम आना चाहिए था, लेकिन क्या ये विषम आया? नहीं आया। ये तो कैसा आया? सम आया। जबकि सिद्धांत क्या कहता है कि एक विषम और एक सम संख्या को आप ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट कैसा आता है? विषम आता है। जबकि आपने 0 को विषम माना, 8 को सम मान रहे हैं क्योंकि 8 सम संख्या है, तो प्रोडक्ट आ रहा है 8। ये कैसा आ रहा है? सम। जबकि आना कैसा चाहिए था? विषम। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सीमा समझ में आ रही है? हाँ सीमा कमेंट कर रही है सर। एक बार फिर से, बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। एक बार बोर्ड क्लियर करके मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस बात को, ध्यान से समझेंगे एक बार। जैसे मैंने आपके सामने 3 सिद्धांत लिखे हैं यहाँ पे कि ये सिद्धांत हैं, आप इनको लाइन वाइज क्लियर कर ले, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला कि सम,
अगर सम प्लस सम संख्याओं को जोड़ते हैं, सम में सम संख्या जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? सम। जैसे मैंने आपको जोड़ के भी दिखाया था, 2 + 4 दोस्तों कितना आया? 6। 6 एक सम संख्या है। फिर मैंने आपको बोला 2 विषम संख्याओं को ऐड करते हैं, 2 विषम संख्याओं को ऐड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा आता है? सम। और अगर एक विषम ले लें और एक संख्या हम सम ले लें तो प्रोडक्ट कैसा आएगा दोस्तों? विषम। इसके लिए एग्जांपल, यहां पे छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, प्लस किया, कितना आया? 8। यहां पे एक विषम संख्या मैंने 3 ले ली, यहां पे सम संख्या मैंने 8 ले ली, टोटल कितना आया? 11। विषम आ रही है। तो ये सिद्धांतिक बातें हैं। यहां पर आपको जीरो को अप्लाई कर करके देखना है। मैंने एक सम संख्या 0 मान ली, फिर मैंने एक सम संख्या 6 ले ली, प्रोडक्ट देखा मैंने कितना आया? 6। सम आ रहा है क्या? प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात तो सिद्ध हो रही है कि 0 कैसी संख्या है? सम संख्या। फिर मैंने यहां पे विषम में भी रखकर देखा 0 को, मैंने विषम संख्या मान ली 0 को, विषम 5 लिखा, टोटल किया, 0 + 5 कितना होता है दोस्तों? 5। क्या ये सम आ रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो विषम आ गया। जबकि सिद्धांत ये बोलता है कि विषम प्लस विषम क्या आना चाहिए? सम। लेकिन यहां पर तो कैसी आ रही है? विषम। तो इसका मतलब आपने विषम संख्या की जगह जो 0 लिखा है वो क्या है? गलत है। इससे यह साबित होता है कि 0 विषम संख्या नहीं है, 0 कैसी संख्या है? सम संख्या। आज इतना ही रखते हैं। बिल्कुल वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, डाउनलोड कर लें और चेक करें। जय हिंद, जय भारत।